इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जनाब। इस नावल के अंदर जो तारीखी नजरिए हैं ना, जरा वो बता दें। इस किस्म के क्वेश्चन आ जाए तो समझे आपकी वारे नहीं आ रहे हैं जनाब, क्योंकि इसमें लिखने का मवाद बहुत ज्यादा आता है। थिंग्स फॉल अपार्ट जो कि पब्लिश हुआ है 1958 में। क्या होता है ये 58? 58 होता है ना। जस्ट प्रायर यानी पहले टू नाइजेरियन इंडिपेंडेंस। अब नाइजेरियन की इंडिपेंडेंस जो है ना, तकरीबन मुझे लगता है 1960 के करीब हुई है, कोई 2 साल पहले ये नावल पब्लिश हो गया था। अभी उस वक्त चुनाई अशबी को भी नहीं पता था कि हमें नाइजेरियन को आजादी मिल जाएगी। 2-3 साल यानी बहुत नजदीक इनको आजादी मिल गई थी। मुझे याद नहीं पक्का पड़ता, लेकिन मुझे लगता है 1960 में ये आजाद हुए हैं। आगे ये बताया जाता है कि ये प्री कॉलोनियल अफ्रीका है, यानी यहाँ पर हमें आधी कहानी दिखाई जाती है जहां पर नो आबादियाती निजाम नहीं बना है, और आधी कहानी दिखाई जाती है जहां पर कॉलोनियलिज्म आ चुका है। एचबी महसूस करता है कि बड़ी जरूरत है कि हम तस्वीर कशी करें अपने नाइजेरियंस की, यानी वहां के बशिंदों की, जो कि नाइजेरियन हैं, जो कि नाइजेरिया में रहते हैं, और रियली वर नॉट जस्ट प्रूव, और उन्हें बिल्कुल भी ऐसा दिखाया नहीं गया। ए शैलो डिस्क्रिप्शन उनकी दी गई है, जैसे वो फ्राइंग पैन में थोड़ा सा घी डाल के शैलो फ्राई करते हैं, तो कहता है बस एम उनको जरा सा टच दिया जाता है ऑफ देम, उनका, किनका, नाइजेरियंस का, एज अदर ऑथर्स हैड। दूसरे राइटर्स ने ऐसा ही हमारे साथ किया है, हमें तफसीलन नहीं बताए, ना हमारे नाम बताए, ना हमारे मजहब बताए, ना हमारे कल्चर बताए, ऐसा शैलो डिस्क्रिप्शन दिया। शैलो डिस्क्रिप्शन को बाहर निकालें और इसके बाद ये पब्लिश्ड को बाहर निकालने 1958, और प्लीज निकाल लिया करें, क्योंकि मैं उस वक्त बता रही होती हूँ, बाद में ये मेरे अपने पॉइंट निकल गए होते हैं। आप अभी तक पेंसिल पकड़ के लिखती जाए, साथ साथ आपकी हैंड राइटिंग स्पीड वाली है। स्टोरी टेक्स प्लेस इन टिपिकल ट्राइबल विलेज ऑफ जमोफिया। द टिपिकल ट्राइबल विलेज ऑफ जमोफिया अंडरलाइन करिए। वो वाले पॉइंट्स हैं जो आपके बहुत से सवालों में इस्तेमाल होंगे। जरूरी नहीं कि आपने इसे इसी सवाल में यूज करना है, आपके कई दूसरे सवालों में भी ये जुमले इस्तेमाल होंगे, ये लफ्ज इस्तेमाल होंगे। वेयर द इनहेबिटेंट्स कौन थे जिनको एचबी ने बाजुका तो इबो कहा है, और बाजुका तो उसने इबो के साथ जी भी लगा दिया है, जी को साइलेंट भी कर दिया है। उसने इनको कहा है कि ये ऐसे भी जाने जाते हैं, यानी इग्बो और इबो दोनों। अगर आप जी को महसूस करना चाहते हैं, जी को नहीं महसूस करना चाहते, कि वहां के बशिंदों को कहा जाता था। कौन से बशिंदे थे ये? यूमोफिया के। यूमोफिया कहाँ था? नाइजेरिया में। जैसे हम पाकिस्तान के अंदर पंजाब के अंदर लाहौर की कहानी सुनाई है ना हमें उसने। ट्विलाइट इन दिल्ली की तरफ चले जाए, हिंदुस्तान के अंदर दिल्ली, और दिल्ली के अंदर मीर नहार का घर। अब यहाँ पर हमें मीर नहार के घर का उसने इलाका नहीं दिखाया, तो वो अंदरून शहर या भाटीलवाड़ी जैसा ही लग रहा था। प्रैक्टिस जो रिचुअल्स करते थे वो अपने, वो ईबोस जो थे, वो जो अपने रस्मो रिवाज करते थे, वो आम उनकी वही होती थी जो आमतौर पर वो मसबी रस्मो रिवाज करते थे, और नेटिव ट्रेडिशंस उनकी थी, उन्होंने कोई बाहर से नहीं ली हुई थी। दादा पर दादा की जो उनकी चली आ रही थी, उन्हीं की वो हमेशा इबादत करते थे, उन्हीं रस्मो रिवाज को, मजहबी रसूमात को वो फॉलो करते थे। रिचुअल्स होती हैं मजहबी रसूमात। इबो जो थे वो पूजा करते थे बहुत ज्यादा खुदाओं की। अंडरलाइन करें, इबोज वर्शिप्ड गॉड्स। वो उन खुदाओं की पूजा करते थे जो कि उन्हें हिफाजत करते थे, उन्हें नसीहत करते थे, उन्हें चेस्टाइज करते थे। अब यहाँ पर अगर देखते हैं तो जनाब इबो हमें बताते हैं कि चेस्टाइज यानी खुदा हमें पनिश भी करते हैं। यहाँ आप पनिश लिख लें लफ्ज, वो आपको ज्यादा आसान रहेगा। ये चेस्टाइज वर्ड जो है ना, ये आपको भूल जाएगा। पनिश का मतलब क्या रहा है कि खुदा हिफाजत भी करता है, यानी जुलजलाल भी तो होता है ना खुदा। अगर हम भी तो देखें, खुदा को गुस्सा भी आ सकता है। ये एडवाइस भी करता है और सजा भी देता है। हु आर रिप्रेजेंटेड बाय प्रीस्ट्स और प्रीस्टेसेस। प्रीस्ट, पादरी और पादरन। खुदा किन के रूप में इनके सामने आया हुआ है? यहाँ पादरी बनकर आया है, यहाँ पादरन बनकर आया। तो ये लोग तो जाहिर है बोलेंगे ना, बोल के नसीहत करेंगे, बोल के उनकी हिफाजत करेंगे, बोल के उनको सजा भी दे सकते हैं। किसको? क्लैंस को। क्लैन वर्ड अंडरलाइन करें, ये आपके हर सवाल में यूज होना है। क्लैन, नेटिव ट्रेडिशंस, कॉमन रिचुअल्स, ये वो वर्ड्स हैं जो वोकैबुलरी आपके इस चुनाई एचबी के। एक मिसाल के तौर पर ऑरिकल निकालें, ये भी आपका वर्ड हर जगह आना है। ऑरिकल जो थे ना, जो कि हिल्स के थे और गारों के थे, वो ग्रांट्स नॉलेज करते थे, नॉलेज देते थे और विजडम देते थे टू दोज, उनको, हु आर ब्रेव इनफ। वो कहते थे ये जो पादरी और पादरन है ना, ये उन्हीं को तालीम देंगे जो कि बहादुर लोग हैं, टू कंसल्ट हिम, और उनसे मशवरा करने आए हैं। तो फिर ये उन्हें कहेंगे तुम बड़े बहादुर हो, दुआ करेंगे तुम्हें कुव्वत मिले, ताकत मिले।
No one has ever seen the oracle except his priestess. जो पादरी हैं और पादरी ने बस वो ही देख सकते हैं oracle को, और बाकी कोई भी oracle नहीं दे सकता। और इनफैक्ट पादरी और पादरन बजाते खुद भी बहुत बहादुर हैं। ये जो ऊपर बहादुरी वाला कह रहा है ना, ये उनको भी कह रहा है कि पादरी और पादरन वही बन सकते हैं जो बजाते खुद बहुत बहादुर हैं। और oracle जो है वो बहादुरों से बनी हुई है, उनके अलावा कोई दूसरा बंदा नहीं देख सकता। He is an who is an Igbo woman? या अब ये जो oracle की बैठी हुई है ना लेडी, वो एक खातून है जो कि इबो सोसाइटी की ही है, यानी किसी और सोसाइटी से नहीं आई है, और वो स्पेशल पावर्स रखती है। उसके अपने पास कुछ ताकतें हैं, यानी उसकी जुबान काली हो सकती है, उसकी नजर भी तेज हो सकती है, और वैसे भी वो कुछ चालाक होशियार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी, तो वो ओरिकल की जाके कहेगी ना तुम में से ये हो गया, तुम में से वो हो गया। यानी ये इसीलिए वो बहादुर है कि वो किसी की बात का भी सामना कर सकती है, चाहे वो पादरी हो चाहे वो पादरन हो। अब ये कह रहा है कि नॉट ओनली डिड द गॉड्स एडवाइज द इबोज ऑन कम्युनिटी मैटर्स, ना तो सिर्फ ये जो खुदा है वो उनको एडवाइस कर सकते हैं उनके मामलात में जो कि उनके ग्रोह के अंदर हैं, बट आल्सो दे गाइडेड इंडिविजुअल्स, लेकिन वो इसके साथ इंडिविजुअल बंदे को भी रहनुमाई दे सकते हैं। गॉड आके नीचे खुद तो नहीं ना कर सकता गाइड। इनफैक्ट ये प्रीस्टेज और प्रीस्ट ये जो है ना यही गॉड बने हुए हैं, यही एडवाइस करते हैं। हर जो बंदा है ना उसका एक पर्सनल गॉड है। चलें जनाब, इस पे हमने बात की थी। जो पर्सनल गॉड है वो है उनका चाय और ची, ये इनका गॉड है जनाब। जो हमने कहा था, अभी बात की थी ना हमने पर्सनल गॉड, ये चाय का क्वेश्चन भी एक आगे पड़ा हुआ है। आगे वो कह रहा है ये जो डायरेक्ट करते थे उस बंदे के या बंदी के अमाल को, कौन? उसका अपना पर्सनल गॉड जिससे चाय और ची के नाम से पुकारा जाता है। अब जिस बंदे का एक चाय मजबूत है, मेंट के स्ट्रॉन्ग पर्सन है, यानी जिसका अपना पर्सनल खुदा मजबूत है, तो वो मजबूत है। अब पीपल जो थे ना एक वीक चाइज के साथ, जो जिन लोगों के कमजोर गॉड होते थे तो वो बड़े काबिले रहम होते थे, वो फिर बहादुर नहीं होते थे, स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं होते थे। हर आदमी जो होता था उसने एक सेपरेट हट रखा हुआ था। मैंने आपको बताया था ना, गली बदली खुदा बदल गया, यहाँ तो घर बदला तो खुदा बदल गया। हर एक के हट के अंदर उसका अपना ही क्या है, श्राइन जो भी उसने अपना मुकबरा बना रखा हुआ है, वेयर ही स्टोर्ड, और वो वहां पे बंदे जमा कर लेते हैं सिंबल्स ऑफ हिज पर्सनल गॉड, अपने ची की शक्लें बना के कि ये वाला एक कार्टून है, ये मेरा ची है, ये वाला एक पुतला है, ये मेरा ची है। यानी खुद ही उन्होंने उनको जैसे कहते हैं ना ढाला हुआ है। जैसे हम कहते हैं कि भाई हिंदुओं ने अपने वो मुख्तलिफ गॉड्स की शक्लें बना के रखी हुई हैं, तो ऐसे ही इन्होंने रखा हुआ है। और उन्होंने अपने इंसेस्टर्स की स्पिरिट्स की वजह से भी उनको रखा हुआ है कि यहाँ पर वो एक गुआ का देखा था ना, अगू वो जो एक लंबे से मास्क इन्होंने लगाए होते हैं, ऊपर ड्रोनी सी शक्लें बनी होती हैं। वो कहता है इसमें मेरे दादे की रूह आती है, इसमें मैंने ये शक्ल रखनी है। दूसरी शक्ल ले आता है, कहता है इसमें मेरे फलाने की रूह आती है, ये ले आ रहा है। ये उन्होंने अपने घरों और अपने श्राइन्स, अपने मकबरों में भी मजबूत करके रखी हुई थी, महफूज करके रखी हुई थी। ये क्या थी? ये सोसाइटी थी जो कि शिकार पसंद करती थी और मिलकर रहना पसंद करती थी। हंटिंग सोसाइटी थी, जंगजू सोसाइटी थी। द इबो एग्जिस्टेस, अब इनका वजूद किस पर कायम था? ये लोग जिंदा थे सिर्फ सब्जियों के ऊपर, और सब्जियां कौन सी थी? जैम्स की, शकरगंदी की सब्जियां थी, जो कि इनकी सबसे इब्तदाई क्रॉप थी। यैम्स जो थे ना बड़े अहम थे इन लोगों के लिए जो कि ईबो में थे, और ईबो के लोग हमेशा जश्न मनाते थे हर नए साल के ऊपर। यहाँ एक मेला लगता था कि नई जैम उग आई है, द न्यू जैम और न्यू ईयर फेस्टिवल। हम कहते हैं ना दिसंबर के बाद जनवरी, क्रिश्चियंस के साथ हम अपने जनवरी फरवरी मना रहे होते हैं। इस्लामिक हम कहते हैं मुहर्रम में आ गया है। इनका कब नया साल आना है? जब नया यैम आ जाएगा। ये जो फेस्टिवल एक और मनाते हैं, इस फेस्टिवल को यानी न्यू यैम, न्यू ईयर के फेस्टिवल को कहते हैं, एनी को थैंक कर रहे हैं हम, फेस्टिवल ऑफ थैंक। और एनी कौन है? अर्थ की गॉडेस है, और वो क्या कर रही है? वो सोर्स ऑफ ऑल फर्टिलिटी है, वो जरहेजी की देवी है। याद है जरहेजी की देवी को वो क्या कहा था सेमस सिनी ने कि बंदा इसने वो गॉडेस को कुर्बान कर दिया, जमीन में उसे जिंदा गाड़ दिया कि देवी उसको अपने दुल्हा से मिल ले जाके। ये वो हिसाब है, ये भी इन्हीं देवियों को मानते थे। अब वो क्या करती हैं, वो सेमस सिनी की मेरे ख्याल भी बच्चों ने पढ़ी नहीं, अभी आने वाली है आपकी पार्ट 2 में ही आएगी, पोइट्री में आएगी। इबो क्या कर रही है? वो प्रिपेयर्ड कर रहे हैं इनको। ये जो फंक्शन होता है डेज और प्रिपेयर रहता है। जब ये फेस्टिवल आने वाला होता है तो प्रिपरेशन के लिए भी कई दिन लग जाते हैं। जैसे ईद शबरात आती है तो पहले से हम तैयारियां शुरू कर देते हैं, सेलिब्रेट करते हैं इसको बाय इटसेल्फ, और यहाँ पे उन्हीं दिनों में होता है। और फिर लास्टेड, फिर लंबा चलता है फॉर 2 days, 2 दिन भी चल सकता है और 2 दिन से ज्यादा लंबा भी चल सकता है।
जैम्स जो होते हैं ना वो बड़ा रोल प्ले कर रहे होते हैं, प्लेड अ पार्ट इन डिटरमाइनिंग। अब जैम्स के साथ एक और सिंबोलिज्म है कि ये बताएंगे कि आदमी का स्टेटस क्या है, उसका मेयार, उसका वकार, उसका दर्जा क्या है। अगर ट्राइब के अंदर जो बंदा देख रहे हैं जिसके पास मोर जैम्स हैं, यानी एक बंदा जिसके पास 50 जैम्स के बीज हैं, वो कम है उसकी निस्बत जिसके पास 150 है, तो वो ज्यादा बहादुर, ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ज्यादा स्टेटस वाला, ज्यादा अमीर कबीर कह लें। अब ये कह रहा है कि हायर स्टेटस पता चलता है कि जैम्स आपके पास ज्यादा तादाद में मौजूद होने चाहिए। फिर तिजारत होती है दूसरे गांव के साथ इनकी, फिर वो क्या करते हैं, बास फैसिलिटेटेड, उनको फिर सहूलतें दी जाती हैं स्मॉल सी शेल्स की। ये सी शेल्स को निकाल के अंदर रखें, अंडरलाइन करें। ट्रेड्स कैसे करते हैं सी शेल्स के साथ, और सी शेल्स को काउरीज कहते हैं। ये वही कोडियां हैं जो कि करेंसी के फॉर्म में इस्तेमाल होती हैं। ये तीनों पॉइंट्स को आप निकाल लें प्लीज। विद इन द विलेज के अंदर क्या करते हैं, उसी गांव में लोग जो थे ग्रुप्ड कर लेते थे अकॉर्डिंग टू देयर फैमिलीज, और विद द एल्डेस्ट मैन जो होता था, जो कि फैमिली में होता था, वो बड़ा पावरफुल होता था। जैसे हमारे भी दादाजी ज्यादा पावरफुल होते हैं, बाद में आप बाकी सारे रैंक बाद में आप ऑन मैटर्स अगर देखते हैं, मैटर्स अफेक्टिंग जो होते हैं होल विलेज के। और अगर किसी मामले का, यानी जिरगे में भी ये वो लोग होते हैं ना जो बुढ़े होते हैं, उनको ले आते हैं कि जनाब इन्हें जिरगे में भी शामिल करो। अगर कहता है जिरगे का भी कोई मामला होता था, तब भी किसी एल्डेस्ट बुढ़े से बुढ़े बंदे को ओल्ड एल्डेस्ट उसकी वो तीसरी फॉर्म में जाके उसको कह रहा है कि वो इतना वो बुढ़ा बंदा, और उसे पावर दी जाती है। और फिर उसके साथ गांव के मामले भी मनवाए जाते हैं, गांव के मैटर भी जो होते हैं ना वो उससे तय करवाए जाते हैं। एक असेंबली बन जाती है। असेंबली वही होती है जहां पे मजलिस इकट्ठी हो जाती है, बहुत से लोग वहां आ जाते हैं। अडल्ट मैन की असेंबली बन जाती है, यानी जिरगा बन जाता है। और फिर जिरगे में डिबेट्स होती हैं। डिबेट्स क्या होती हैं, यानी बहसो मुबाहसे होते हैं, कोर्सेस ऑफ एक्शंस होते हैं। वहां पर वो कहते हैं ये होएगा वो होएगा, जो अमल हुए हैं उनके रास्ते बनते हैं। और आदमी कुड इन्फ्लुएंस, वो क्या कर सकते हैं, वो इन्फ्लुएंस ले सकते हैं दीज असेंबलीज, उन असेंबलीज का। यानी जाहिर आप मजलिस में बैठेंगे तो आपको मजलिस का असर होगा, मजलिस के आदाब के मुताबिक आपने बैठना होगा। बाय परचेजिंग टाइटल्स, अब यहाँ पर वो आते हैं, ये परचेजिंग यहाँ पे खरीदना नहीं है, हासिल करना है। अभी वो जब असेंबलीज में जाते हैं तो असेंबलीज के उन पे असरअंदाज होते हैं, फिर वो चाहते हैं कि हम भी कोई ना कोई टाइटल ले और जाके इन बुढ़े खुदों की क्या जिरगे में अपनी जगह बनाए। अब ये ट्राइबल एल्डर्स के पास भी टाइटल्स थे, ये बुढ़े हो गए तो फिर इन लोगों को जिरगे का हुक्मरान बना दिया गया। ये जो सिस्टम था ये हौसला अफजाई करता था मेहनत कशों की और मेहनती बंदों की, और इसके साथ ये दौलत भी फैला देते थे। यानी कंजूस लोग नहीं थे। बड़ी तारीफ की उसने अपनी, ये नहीं अमीर अमीर से अमीर तर हो जाए, गरीब गरीब से गरीब तर हो जाए, ये इनकरेज करने वाला सिस्टम था हमारा। आज भी तारीफ कर रहे हैं कि हम हार्ड वर्किंग मेहनती लोग थे, कामचोर नहीं थे हम लोग, और हम दौलत भी फैला देते थे, दौलत पे सांप बन के बैठ नहीं जाते थे। पीपल जो क्या करते थे, ट्रांसग्रेस्ड, अब लोग ऐसे होते हैं जो आके वहां पर कुछ खिलाफ वर्जियां करते हैं। ट्रांसग्रेस्ड होता है, खिलाफ वर्जी कर देते हैं किसकी, खिलाफ कानून की और रस्मो रिवाज की, जो कि गांव के थे। हैड टू कन्फर्ट, तो उन्हें टकराव करना पड़ेगा एगुआ गुआ का। एगुआ गुआ को अंडर निकाल के अंडरलाइन करें, यही वो उनका जिरगा था जो बिठाता था, और वहां पे एगुआ गुआ के मुंह लगा के वो लोग आ जाते थे। फिर वो उनको इसकी ट्रांसग्रेस्ड, इसकी खिलाफ वर्जी करने पर सजा दी जाती थी। असेंबली बना दी जाती थी जहां पर ट्राइब्समैन आ जाते थे मास्क लगा के। ये देखें, ये कोई एगुआ एगुआ और मास्क को प्लस कर ले, मास्क लगा के आ जाते थे। और फिर जैसे कि उनकी बड़े बुजुर्गों की रूहें उनमें आ गई हैं, जो कन्वर्टेड हो गए थे ना, उन्होंने सबसे पहले ये मास्क ही खींचा था, जिसकी वजह से इन्होंने जाके चर्च तोड़ा था। अब क्या करते थे ये लोग, करते थे सारे डिस्प्यूट, लड़ाइयों को सेटल कर देते थे, हैंड आउट पनिशमेंट, और जिसको सजा देनी थी उसे सजा भी दे देते थे। यानी अदालती निजाम एगुआ गुआ का था। इंडिविजुअल विलेजेस जो होते थे आल्सो अटेंड वेरियस डिग्रीज, इनके पास दूसरे गांव थे, उनके पास भी मुख्तलिफ किस्म के दर्जे थे उनके सियासी मेयार के मुताबिक। नावल के अंदर हमें ये बताया गया है कि ये जो ट्राइब्स थे ना, रिस्पेक्ट भी करते हैं, इज्जत भी करते हैं और फेयर भी करते हैं जिमोफिया से। यानी जिमोफिया was the village which was very powerful rather than other 9 villages। बताया था ना उसने 9 कबीलों का बना हुआ था एक पूरा जुर्मट,
क्लस्टर, उसमें जुमोफिया की इज्जत भी थी और जुमोफिया से दूसरे कबीले खौफ भी खाते थे, क्योंकि कॉन्गो भी टाइटल ले आया था ना इसने उन दूसरे कबीलों में से एक बंदे को हरा कर। अब ये लोग यकीन करते थे कि जुमोफिया से मैजिक जो है वो बड़ा ही पावरफुल है, यानी यहाँ का जादू चल जाता है, और यहाँ के जो वॉर है ना, विलेजेस वॉर्स, मेडिसिन और जंगजू लोग हैं, जैसे जंग की दवाई बनी हुई है, ऐसे जंगजू किस्म के लोग हैं। और एगाडिवेनी, ये कोई उनका वर्ड मुझे लग रहा है जैसे वो उनका अफ्रीकन कोई वर्ड है। इसके बाद वो कहता है पार्टिकुलरली पोटेंट ताकतवर, उनके पास खास तौर पे ताकतें मौजूद हैं। नेबरिंग क्लैंस जो आते हैं ऑलवेज ट्राई वो करते हैं सेटल डिस्प्यूट, के यहाँ आएंगे, इस जिरगे में आएंगे, पीसफुली हमारी बात सुनी जाएगी विद जुमोफिया टू अवॉइड हैविंग टू वॉर विद देम। हम जुमोफिया से जंग नहीं करेंगे, जुमोफिया में आएंगे तो जुमोफिया वाले हमारे मामला सेटल कर देंगे और हमारी इनसे कोई जंगोजतल नहीं होगी। क्रिश्चियनिटी और कॉलोनियलाइजेशन पे बात करेंगे। अब हम हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव क्या है, यहाँ पर हिस्ट्री देख रहे हैं ना हम लोग इसकी। क्रिश्चियनिटी क्या कर रही है, वो स्प्रेड हो गई थी जनाब शुमाल और जनूब में, हर जगह इन्होंने अपना जैसे कहते हैं रास्ता बना लिया। और अफ्रीका जो था वो अर्ली जो था और लेट 15th सेंचुरी में ही इन्होंने आना शुरू कर दिया था, यानी ये 15वीं सदी में आना शुरू हो चुके थे। और क्रिश्चियनिटी ने एक बड़ा मजबूत होल्ड भी कायम कर लिया था, एक पकड़ बना ली थी उसने। जब यहाँ पर मेजोरिटी हो गई ना मिशनरीज के जो आना शुरू हो गए थे, तो वो लेट 18s में आए हैं। पहले उन लोगों ने यहाँ पर अपनी पकड़ रख ली थी, यानी 2-4 बंदे अपने भेज दिए, एक छोटी सी अंदर से खबरें लेनी शुरू कर दी, पर दो बताओ यहाँ पर क्या होता है क्या नहीं होता, 2-4 बंदों ने घर बना ली, फिर उन्होंने खबरें दी, फिर ये लोग आए कि इनके खुदाओं में यही होता है। जैसे कि हम हिंदुस्तान में सती होती थी, तो फिर उन्होंने आके उधर से सती का सिस्टम खत्म किया था कि सुन के ही सुना के ही हो ना, देख दिखा के हुआ, एक बंदा अंदर आया तो उसके बाद बाकियों को खबर मिली, फिर उन्होंने अपने मुबल्लिग भेजे। ये जो सेंचुरीज थी ना, कई सदियां, इसके बाद ये लोग वहां से स्लेव्स ले जाते रहे जो कि अफ्रीका के थे। ये जुमला आपके हार्ट ऑफ द डार्कनेस में भी काम आने वाला है। ब्रिटेन क्या कर रहे थे, ब्रिटेन ने जनाब आउट लॉर्ड कर दिया द स्लेव्स ट्रेड। उन्होंने आके कहा कि गैर कानूनी है तिजारत यहाँ पर किसी भी गुलाम की। ब्रिटेन ने आके पहला ये काम किया, खरीदे नहीं उन्होंने, अब उन्होंने आके अपने अच्छा सिक्का बिठाना था ना, उन्होंने कहा गलत है इंसानी तिजारत। नाउ सॉ द कॉन्टिनेंट, अब उन्होंने देखा ये पूरे का सूरा बड़े सगीर जो है ना एज राइप फॉर कॉलोनियलाइजेशन। देखिए जब अंदर किसी के घुसना पड़ता है ना, तो अच्छा बंदा ही बन के घुसना पड़ता है, आप किसी के डर आके तो अंदर नहीं आ सकते ना। इन्होंने आते ही कहा कि ओए तुम लोगों को गुलाम बना के ले जाते हैं, बड़ी गलत बात है, बहुत गलत बात है। इनके रास्ते खुल गए, उन्होंने अपनी कॉन्टिनेंट में क्या कर दिया, अपनी फसल पका ली, अपने रास्ते खोल दिए, राइप फॉर द कॉलोनियलाइजेशन। अब उन्होंने कहा तैयार है, अब हम यहाँ पर अपनी नौबादियती निजाम बनाएंगे। मिशनरीज जो थे उनको भेजा जाता था कि कन्वर्ट करो लोकल पॉपुलेशंस को जो कि वहां पर मौजूद थी, और पहले जाके फर्स्ट जाके उन्हें क्या करो, उन्हें सेटलर करो, यानी उनके साथ पहले अपने लेन देन मामलात तय करो। उन्हें यकीन था कि दे कुड अटोन, वो जानते थे कि ये लोग तौबा कर लेंगे फॉर द हॉरर ऑफ द स्लेवरी। अब वो कभी नहीं गुलामी में जाना पसंद करेंगे और वो अटोन तौबा करेंगे कि भाई नेक्स्ट टाइम वी डोंट वांट टू बी अ स्लेव, वी वांट टू बी एट द सेम लेवल एज यू आर बाय सेविंग द सोल्स ऑफ द अफ्रीकन्स। अब यहाँ पर उन्होंने अफ्रीकन्स की सोल को भी महफूज किया, उनके दिलों में राज कर लिया।